चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के दुर्गों की बात करें, उदयपुर संभाग के जो इम्पोर्टेंट दुर्ग थे उनकी अपन बात कर चुके हैं। अब हम कोटा संभाग के दुर्गों की बात करेंगे और कोटा संभाग में जो हमारा यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया है उस दुर्ग की बात करेंगे जो हमारा गागरोन किला झालावाड़ के नाम से जाना जा रहा है ना। तो हम बात करने वाले हैं गागरोन किला झालावाड़। हेडिंग डालिएगा गागरोन किला, दोनों गाय वाले ग। गागरोन किला झालावाड़, गागरोन किला झालावाड़ की हम यहाँ बात करेंगे। काफी सारी बातें हमने दुर्गों की करी हैं। उदयपुर संभाग के अधिकांश दुर्गों की हम चर्चाएं कर चुके हैं। सीधे सीधे आज हम कोटा संभाग में पहुंच रहे हैं और कोटा संभाग की काफी सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं और बात करेंगे गागरोन किला झालावाड़ की। गागरोन किला झालावाड़ की अपन यहाँ बात करेंगे। गागरोन किला झालावाड़ की बात करें तो यह जो किला है गागरोन किला झालावाड़, यह किला 11वीं सदी में बना। किस सदी में बना है? 11वीं सदी में हमारा गागरोन किला झालावाड़ का निर्माण किया गया। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है। दो बातें इसमें, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो किसी नींव पर नहीं है, किसी प्रकार की नींव नहीं पड़ेगी, मजबूत चट्टान पर बना हुआ है। पहली बात राजस्थान। ओ हीरो बेटो न बेटा, अरे 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 ये भी लफड़ा। बस में बैठे तब भी यूं ही से साइड वाली सीट में बैठना पसंद करते हैं। खिड़की वाला खिड़की में बैठना पसंद करता है और साइड वाला साइड में। और गलती से अगर अपन को सीट मिल गई तो इतनी सी सीट पर अपन को टिकानी पड़ती टक करके। अपन भी इंतजार करते हैं कि कब गाड़ी तेज चले, कब बैरियर आवे, कब ड्राइवर ब्रेक मारे और अपन अपने आप एडजस्ट होंगे। देखना आप जब भी अपन इतना सा टिका के बैठे हुए हैं और टाव से टाव गाड़ी चल रही, 3-4 किलोमीटर तक गाड़ी चली और जैसे बैरियर आया ड्राइवर ने करके ब्रेक लगाया और अपन मौके का फायदा उठा रहे। जो आजू बाजू ड्राइवर, जो गैलरी वाला और खिड़की वाला, वो तो उसके अपन टपक हो गए पीछे, है ना। कितना हम इंतजार करते हैं, समायोजन करते हैं, उस विपरीत परिस्थिति में समायोजन करते। जैसे ही समायोजन किया, गैलरी वाला खिड़की वाला दोनों अपनी तरफ देखता यूं गुस्सा करके, अपन तो पकड़े बैठे चुपचाप। जो सीट 2 की थी वो 3 में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। हुई कि नहीं? इसको कहते हैं जीवन में समायोजन करना। तो दोनों भाई समायोजन नहीं कर पा रहे थे, है ना। दोनों भाई समायोजन नहीं कर पा रहे। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब अपनी क्लास चालू कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते। अरे बेटा आया तू, बहुत दिनों बाद आया। सगाई थी क्या? सगाई थी। राजस्थान के दुर्गों की बात करें, गागरों किला झालावाड़ की बात करें। गागरों किला झालावाड़ राजस्थान का एक ऐसा किला है जो किसी नींव से नहीं बना है, मजबूत चट्टान पर बना हुआ है। पहला पॉइंट है। दूसरा, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में होकर विंध्याचल पर्वतमाला श्रृंखला में है। विंध्य पर्वतमाला जो श्रृंखला, उस श्रृंखला में बना हुआ है। राजस्थान का ओदक दुर्ग और जल दुर्ग की श्रेणी में बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हमारा यही दुर्ग कहलाता है। कौन सा? गागरोन किला झालावाड़। हाँ हाँ, तो नहीं हटवाना को आप जाओ। अरे गागरोन किला झालावाड़ जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में होकर विंध्य पर्वतमाला श्रृंखला में बिना नींव का मजबूत चट्टान पर बना है। ओदक दुर्ग की श्रेणी में आ रहा है। आहू और काली सिंध दो नदियों के संगम पर है। एक तो काली सिंध है और एक काली सिल। काली सिल जो नदी है वो करौली जिले में, जहां पर हमारा केला देवी का मंदिर है, और यह है काली सिंध और आहू, दो नदियों का संगम स्थल। उस क्षेत्र में सामेल जी के नाम से जानते। ये छोटा सा एक शब्द के नाम से आपके एग्जाम आने की संभावना रखता है। सामेल क्या चीज है? सामेल, सामेल बोला इन दो नदियों का जो संगम स्थल है, उस संगम स्थल को सामेल कह रहे हैं या सामेल जी। कौन सी दो नदियां? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर हमारा यह दुर्ग बना हुआ है गागरोन किला। 11वीं सदी में
बीजल देव डोड़ परमार शासक द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। किसने करा है? बीजल देव द्वारा, परमार शासक बीजक द्वारा इस दुर्ग का निर्माण। अब इस दुर्ग के उपनाम के तो डोड़ गढ़ कह रहे हैं, इसको धुलरगढ़ कह रहे हैं, और गर्ग राटपुर नाम से जानते। किस नाम से? गर्ग राटपुर, 3 नाम से जानते। अब गर्ग राटपुर क्यों कहे? भगवान कृष्ण के पुरोहित थे गर्गाचार्य, उनकी साधना स्थली यहां रही थी, अतः इस दुर्ग को हमने गर्ग राटपुर के नाम से कहा गया। तो 3 उपनाम हो गए गागरों किले के, एक डोरगढ़, दुलरगढ़ और गर्गराटपुर। किसने बनाया? 11वीं सदी में। कब? 11वीं सदी में डोर परमार शासक बीजल देव द्वारा ओदक दुर्ग की श्रेणी में इस दुर्ग को बनाया गया। 2 नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू। वो काली सिंध आहू नदी का जो संगम है, उस संगम को अपन सामेल जी करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं इस दुर्ग पर, देखो डाक टिकट जारी हुए हैं। अपन ने चित्तौड़ की बात करी तब भी डाक टिकट हमने पढ़ा है। उसी प्रकार से चित्तौड़ दुर्ग पर जब डाक टिकट जारी हुआ 2018 में, लेकिन वो कितने रुपए का था? 12 रुपए का। 12 रुपए का चित्तौड़ वाला 12। लेकिन यह जो दुर्ग 2018 में, इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का। थोड़ा सा फर्क है। चित्तौड़ दुर्ग पर 2018 में 12 रुपए का, गागरों किला झालावाड़ में 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। प्राचीन समय पे यहाँ पर सिक्के डालने की टकसाल हुआ करती थी, मुगल काल की टकसाल, सिक्के डालने, सिक्के बनते हैं, जहां सिक्के बनते हैं वो टकसाल कहलाती, जहां नोट छपते हैं वो आरबीआई का सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ प्राचीन समय में टकसाल थी। अभी मैंने कहा था कि यह जो दुर्ग है अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में से, कैसा? विंध्य पर्वतमाला में, एमपी की साइड वाली जो विंध्य पर्वतमाला, उस पर्वतमाला में आता है। राजस्थान का एकमात्र किला, याद रखना, राजस्थान का एकमात्र किला गागरों किला जो अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में, कहां पर है? विंध्य पर्वत। दूसरा, यह राज्य का एक ऐसा किला है जो नींव का नहीं है, बिना नींव का मजबूत चट्टान पर। राजस्थान की 2 इमारतें, राजस्थान की 2 इमारतें हैं बिना नींव, बिना नींव वाली हमारी राजस्थान में 2 इमारतें, बिना नींव इमारतें, बिना नींव की हम इमारतों की बात करें तो 2 इमारतें। एक कहलाता हमारा घाघरोन किला, कौन सा? घाघरोन किला बिना नींव का हो गया। तो दूसरी जो इमारत है वो कहलाता हमारा हवा महल। क्या कहलाता है? हवा महल। ये राजस्थान की 2 ही इमारतें जो बिना नींव की है, याद रखना, महलों में भी पढ़ेंगे। हवा महल बिना नींव का बना है, सीधा सीधा जमीन पे बना है, और घाघरोन किला बिना नींव का मजबूत चट्टान पर बना हुआ है, याद रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे बात है 1570 में जब नागौर दरबार लगा था, अपन ने बात की थी, अकबर ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां रहकर वेली किशन रुक्मणी की रचना, वो लगभग जो वेली किशन रुक्मणी की रचना की गई वो 1577 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1577 ईस्वी में वेली किशन रुक्मणी की रचना। दुर्ग को सौंपने की बात कब हुई थी? 1570 में नागौर दरबार में अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दिया, और पृथ्वीराज राठौड़ ने वहां रहते हुए 1577 में वेली किशन रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी बोली और डिंगल शैली में इसको लिखा है, जगह जहां भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के प्रेम विवाह श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ के यह लिखा गया है। यह दुर्ग बहुत छोटा सा दुर्ग है जो 23 हेक्टर में फैला हो, कितना? 23 हेक्टर में फैलने वाला दुर्ग है। अब इस दुर्ग के कुछ दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। सबसे पहले दर्शनीय स्थल में एक जालिम कोट है, जो कोटा के शासक के सेनापति थे दीवान जालिम सिंह, इनके द्वारा एक कोट बनाई गई, परकोटा बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? उन्हीं के नाम से जालिम कोट रखा गया। अपन ने चित्तौड़ दुर्ग में बात करी थी नवलखा महल, अभी हम नौलखा दरवाजा की बात करेंगे, लेकिन यहां जो दरवाजा है वो हमारा बुलंद दरवाजा। अब नौलखा दरवाजे की बात वो तो पड़ता है रणथंभौर में, है ना, लेकिन यहाँ कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा किसे बना? औरंगजेब बना। इसके अलावा यहाँ पर एक मधुसूदन मंदिर बना हुआ है, जो मंदिर कोटा के शासक दुर्जन साल ने बनाया। किसने बनाया? कोटा शासक दुर्जन साल। दुर्जन साल द्वारा एक मंदिर और बना है सिरोही जिले में, इसी दुर्जन साल की बात कर रहा हूं, सुनना। कोटा के शासक दुर्जन साल ने गागरोन किला में कौन सा मंदिर बनाया? मधुसूदन मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर बनाया है जो हमारा सिरोही जिले में, वो कहलाता है सारणेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? सारणेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान जो सिरोही जिले में राजस्थान का एकमात्र मंदिर है
सारणेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसके चारों तरफ परकोटा है। बाकी किसी मंदिर के चारों तरफ परकोटा नहीं मिलता है। राज्य का एकमात्र मंदिर जिसके चारों तरफ परकोटा मतलब दीवार है, वो बीच में मंदिर है, वो सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही, जिसका निर्माता कौन है? कोटा शासक दुर्जन साल। उसी प्रकार से दुर्जन साल ने गागरोन किले में कौन से मंदिर का निर्माण कराया? मधुसूदन। तो दो बातें याद रहेगी आपको, और बात करेंगे मंदिरों में। फिर बात करते हैं यहां पर मिठे साहब की दरगाह है, मिठे शाह की दरगाह है। और मिठे शाह कौन है? संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। किसने कराया? औरंगजेब द्वारा कराया। अब राजाओं के जमाने में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता था। राजा के जमाने में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड? कि पहाड़ी पर ले जाकर इसको धक्का दे दो। पहाड़ी पर ले गए और वहां से उसको खाई में धक्का दे दिया जाता। उस धक्का देने वाला स्थान होता था, उस स्थान को बोलते हैं गीध कराई। क्या बोलते हैं? गीध कराई। गीध कराई क्या है? वह पहाड़ी स्थान जहां राजनीतिक कैदी को मृत्युदंड के लिए धक्का दिया जाता था। ऊपर ले गए पहाड़ी पर और वहां से उसको सीधा खाई में धक्का देते। गया, मरा तो ठीक, नहीं मरा तो ठीक, उसकी किस्मत है। अब वो जो धक्का देने वाला स्थान, पहाड़ी स्थान, वो स्थान क्या कहला रहा है? गीध कराई कहलाता। अब यहां पर दो यंत्र हैं दुश्मनों पर कुछ पदार्थ या भाटा फेंकने के। दो यंत्र, एक पत्थर जो है वो है ढेंकुली। कौन सा है? ढेंकुली। क्या है? दुश्मनों पर फेंकने के लिए पत्थर वर्षा यंत्र है, पत्थर फेंके जाते हैं, उस यंत्र को हमने क्या कहा? ढेंकुली। दूसरा है अरादा। अरादा क्या है? दुश्मनों पर फेंकने के लिए ज्वलनशील पदार्थ फेंका यंत्र था, वो हमारा अरादा कहलाता। दोनों ही यंत्र हमारे इस गागरोन किला झालावाड़ में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मनुष्य की तरह रूबरू बोलने वाला तोता है, जिसको अपन बोलते हैं गागरोनी तोता। मनुष्य की तरह बोलता है और उसका उपनाम बोले तो हीरामन तोता। ऐसे ही हीरामन तोता रानी पद्मिनी के पास भी हुआ करता था। और गागरोन तोता देखना, इतने से मिट्टू बेटी जो हमारे होते हैं वो इतने से, और ये गागरोन तोते कम से कम इतने बड़े होंगे और रंग बिरंग होंगे। एक बार इसके दर्शन आप जरूर कीजिएगा। पोपेटो ओ आया आया। अपन ने YouTube सर्च कर लिया है। एक मिनट में आपको फिर से गूगल पे सर्च करता हूं। गूगल फोटो देखना अपने को खास। गागरोन का टोटा आ गया, आएगा आएगा। रुको, अरे नहीं, ये नहीं, रुको, दिया नहीं इसने तो। केवल हरे रंग के अलावा दूसरा कलर भी होता है ये। कंधे पर बैठा हुआ है दीदी के। ये अलग अलग कलर में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए, ऐसा गागरोन तोता इसी किले में, मतलब इस किले के आसपास क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, अब पता नहीं वो क्या करे, पर आपने उस चीज को कहीं और ले लिया, धन्य आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संत पीपा महाराज जो हमारे निर्गुण विचारधारा के संत रहे, उनकी छतरी है जहां पर
संत पीपा जी की पद पादुका की पूजा की जाती है, संत पीपा की छतरी। इसके अलावा इस दुर्ग में 2 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 2 शाखे। और इस दुर्ग में 4 लोगों का राज रहा है, 4 लोगों का शासन रहा, 4 विदेशी व्यक्तियों का शासन रहा। देखिएगा, सबसे पहले बात करें, पहला शाखा हुआ 1423 ईस्वी में। कब हुआ पहला शाखा? 1423 में। उस समय शासक कौन था? अचलदास खिंची। यह वही अचलदास खिंची है जो प्रताप सिंह खिंची का भाई है, जिनको राजभार देकर प्रताप सिंह जी कहां चले गए? रामन जी के शिष्य बने। उस समय आक्रमण करने वाला मांडू का शासक होशांग शाह था। होशांग जो शाह था वो मांडू के शाह, उसने इस पर आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ जो कैसे हुए थे अचलदास खिंची, जो कुंभा के जिया जी मोकल के दामाद अचलदास, समझना, कुंभा के जिया जी हैं जीजू, वो अचलदास जी खिंची है, वो कैसे हुए? मोकल के दामाद जी हैं। और इसका वर्णन जो किया गया है वो अचलदास खिंचरी वचनिका, जो शिवदास गार्डन ने लिखा है। अब आप बताइएगा वचनिका का अर्थ क्या होता है? वचनिका का अर्थ चंपू, जो गद्य और पद्य दोनों मिक्स हो, वह विधा हमारी वचनिका। वचनिका की तरह एक विधा और है, उसको अपन को बोलते हैं दावा द्वैत बोलते हैं। गुड जवाब। ये था हमारा अचलदास खिंची के समय हुआ शाखा। अब आता है इसी के बाद सेकंड जो शाखा था वो 1444 अचलदास खिंची का ही पुत्र पालन सिंह जब शासक था। ये हमारे कुंभा का भांजा है। कौन है? कुंभा का भांजा। उस समय हुआ, उस समय मोहम्मद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया। मोहम्मद खिलजी प्रथम जीत गया था, लेकिन कुंभा को ने इस आदमी को हराया है। कौन से युद्ध में? सारंगपुर युद्ध में। याद रखना, सारंगपुर युद्ध में, है ना, 1437 में। और इसने आक्रमण 5 साल बाद इस पर किया 1444 में। पालन सिंह और वीर केसरिया हुए और वीरांगनाएं वीर गति को प्राप्त हुई, मतलब जोहर किया। उसके बाद मोहम्मद खिलजी ने इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा है। जब ये साकावत, जब ये युद्ध हुआ था तो कुंभा का सेनापति था। कुंभा का सेनापति, कुंभा ने यहाँ पर एक सेनापति को भेजा था जिसका नाम था दाहिया। कौन था? दाहिया। दाहिया या धीरा नाम से जानते, क्या बोलते हैं? धीरा। यह वीर गति को प्राप्त हो गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ। दाहिया वीर गति को प्राप्त हुआ, अपने भांजे के लिए, सहायता के लिए भेजा था। यह था हमारा घाघरा दुर्ग के दोनों शाखों की जानकारी। छोटा सा दुर्ग है, स्पेशल दुर्ग है, एग्जाम में पूछते हैं। 21 जून 2013 को यह दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। इसके अलावा 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान का एकमात्र किला जो नींव पर न बनकर मजबूत चट्टान पर बना है। राजस्थान का एकमात्र किला जो अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में है, जहां इस दुर्ग में 2 शाखे हुए, 1423 और 1444 ईस्वी में 2 शाखे हुए। ठीक है। अब इस दुर्ग पर आक्रमण किस किसने किया? एक तो आक्रमण किया होशांग शाह ने, दूसरा आक्रमण किया मोहम्मद खिलजी प्रथम ने, तीसरा किया था बहादुर शाह ने, और चौथा आक्रमण अकबर द्वारा हुआ है। तो 4 लोगों ने इस दुर्ग को घेरा है और शासन किया है। क्लियर? ये था हमारा घाघरा दुर्ग झालावाड़। अब आप लिखिएगा। अब ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूं और आपको सीधा शांति से लिखाऊंगा, है ना। हेडिंग डालेगा घाघरा किला झालावाड़, घाघरा किला झालावाड़। सबसे पहले लिखना है स्थित, कहां स्थित है ऐसा लिखेगा। स्थित, स्थित लिखना है आहू एवं काली सिंध। अब लिखा रहा हूं, जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी आए वो अब मेरे साथ लिखना प्रारंभ कीजिएगा। घाघरा किला झालावाड़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है स्थित, कहां स्थित है? काली सिंध एवं आहू नदी का संगम लिखेगा। काली सिंध एवं आहू नदी का संगम स्थल, या दोनों नदी के किनारे, काली सिंध एवं आहू नदी का संगम। बिल्कुल धीरे बोल रहा हूं, है ना, धीरे धीरे लिखना है। काली सिंध एवं आहू नदी का संगम। ठीक इसके नीचे एक नोट लिख लेना, दोनों नदियों के संगम को सामेल कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा है, हमारे एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लिखना है। इन नदियों के संगम को सामेल कह रहे हैं, नदियों के संगम को। ये तो गई हमारी ये जो स्थल है, ये तो हो गया हमारा सामेल। क्या कहलाया?
सा में ल, और ये तो हो गई हमारी आहू नदी, आहू नदी, और ये हो गई हमारी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, और ये अकेला है हमारा सामेल। इधर से नदी आहू गई, इधर से हमारा सामेल काली सिंध, और ये सामेल, और सामेल नदी के पास में हमारा ये हमारा झालावाड़ का घाघरों किला बना, इस तरह से है ना। तो जो दो नदियों का संगम है, इन दोनों नदी के संगम को हम सामेल जी करें। अब बात करते हैं निर्माता के, किसने बनाया? परमार शासक बीजल देव, क्वेश्चन बनना है 11वीं सदी। दो नदियों के संगम को हम शामिल कर रहे हैं, निर्माता है परमार शासक बीजल देव, क्वेश्चन लिखना है 11वीं सदी, 11वीं सदी, 11वीं सदी बीजल देव द्वारा बना है 11वीं सदी में। श्रेणी की बात करें राजस्थान का, अगर ओदक दुर्ग की बात करें जल दुर्ग में, तो सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में हमारा घाघरों किला आता है ओदक दुर्ग में। तो श्रेणी इसकी क्या हो गई? ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। क्लास अभी चालू हुई, यही से शुरुआत की है हमने अभी तक, लिखेगा। श्रेणी इसकी ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। किसको करें? वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जल की विशाल राशि हो और उसके बीचों बीच में हमारा दुर्ग बना हुआ, वह हमारा ओदक दुर्ग कहलाता है। ओदक दुर्ग की बात हमको विशेष तौर पर कौटिल्य ने कही है। किसने कही? कौटिल्य ने कही। उसके अलावा शुक्र नीति में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करें इस दुर्ग के उपनाम की। उपनाम है डोडगढ़, डोडगढ़, धुलरगढ़ और गर्गराटपुर। डोडगढ़, धुलरगढ़ और गर्गराटपुर, डोडगढ़, धुलरगढ़ और गर्गराटपुर, गर्गराटपुर, गर्गराटपुर लिखा। नीचे लिखेगा नोट, नोट। प्रभु श्री कृष्ण के पुरोहित, प्रभु श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी का साधना स्थली, प्रभु श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की साधना स्थली यहां रही, यहां रही। अतः दुर्ग गर्गराटपुर कहलाया, अतः दुर्ग गर्गराटपुर कहलाया, गर्गराटपुर कहलाया। प्रभु श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की साधना स्थली यहां रही, अतः दुर्ग गर्गराटपुर कहलाया। बाकी उपनाम हो गया हमारा डोडगढ़ और धुलरगढ़, और तीसरा उपनाम हो गया गर्गराटपुर। क्लियर? लिखा आपने। हम बात करें घाघरों किला झालावाड़, जो मुकुंदरा चट्टान कह सकते, बहुत बड़ी मजबूत चट्टान इसी क्षेत्र में है। कोटा झालावाड़ बारा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारी मुकुंदरा चट्टान है। उस मजबूत चट्टान पर यह दुर्ग बना हुआ है। लेकिन दो नदियों के संगम स्थल आहू और काली सिंध नदियों का संगम है, उस संगम स्थल को हम बोल रहे हैं सामेल कह रहे हैं या सामेल जी कह रहे हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? 11वीं सदी में डोड परमार शासक बीजल देव द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। यह नदियों के संगम पर है, अतः हमारा ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आ रहा है। इसका उपनाम क्या है? डोडगढ़ या दुलरगढ़। इसके अलावा गर्गराटपुर। गर्गराटपुर क्यों करें? क्योंकि यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की एक साधना स्थली यहाँ रही थी, अतः इसको गर्गराटपुर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ रहा हूं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेष बात। लिखेगा विशेष। क्या विशेष है इसमें दुर्ग में? विशेष करके लिखेगा। पहला पॉइंट है 2018 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। वर्ष 2018 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। मैं बोल भी रहा हूं और स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ भी है। वर्ष 2018 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ।
5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। पहला पॉइंट। सेकंड पर लिखिएगा, यहां पर चांदी के सिक्के, यहां पर चांदी के सिक्के ढालने की टकसाल थी। यहां पर चांदी के सिक्के ढालने की टकसाल थी। यहां पर चांदी के सिक्के डालने की टकसाल थी। यहां पर चांदी के सिक्के डालने की टकसाल थी। टकसाल थी। ऐसे ही हम आने वाले समय जयपुर के दुर्गों में पढ़ेंगे तो वहां तोप डालने की कारखाने मिलेंगे आपको। चांदी के सिक्के डालने की टकसाल आपको यही मिलेगी। कुछ न कुछ चीजें हर दुर्ग में कोई नयापन मिलेगा। तो याद रखना, चांदी के सिक्के डालने की टकसाल कहां थी? तो हमारा घाघरों किला झालावाड़ में 2018 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अगली विशेषता है ये, हाँ जी, टकसाल जहां सिक्के बनते थे वो कारखाना। टकसाल का मतलब होता है कारखाना। अब नहीं मिलेगा राजा, सब टूट गए हैं, खरंडर हैं। कारखाना, टकसाल का मतलब क्या होता है? कारखाना। जहां सिक्के डाले जाते थे, बनते थे, वो हमारी टकसाल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला में न होकर, लिखेगा अगली विशेषता, यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला में न होकर, यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। न नहीं आएगा, विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। अरावली पर्वतमाला में न होकर विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला आपको मालवा क्षेत्र में मिलेगी। कहां मिलेगी? मालवा। और झालावाड़ जो है वो भी मालवा का ही पार्ट है राजस्थान का हिस्सा, लेकिन मालवा, पूरा मालवा का क्षेत्र ही हमारा झालावाड़ से टच में है। अपन ने मालवी बोली पढ़ी, बोलियों में इस बात को पढ़ा है। नवल राम जी, नवल राम नाम है आपका, बड़े भैया का? हाँ, नेवाराम, नेवाराम या नवल राम? नेमीचंद, नेमीचंद। हाँ, फिर बात करते हैं अगले हिस्सा, राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव का मजबूत चट्टान पर स्थित है। अगली विशेषता, चौथी विशेषता। फर्स्ट विशेषता ये हो गई, सेकंड टकसाल की, थर्ड पर्वतमाला, चौथी विशेषता है राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव का मजबूत चट्टान पर स्थित है। हिला नहीं आज तक, मजबूत चट्टान पर स्थित है, बिना नींव का मजबूत चट्टान पर। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव का मजबूत चट्टान पर स्थित है। मजबूत चट्टान पर, मजबूत चट्टान पर स्थित है। थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ना, याद जरूर करना। रोजाना अगर रोज पढ़ना तभी याद होगा। और पता नहीं, प्रश्न आ गया तो फंसा सकते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ गया तो दुर्ग में हम फंस जाते हैं कभी कभी, है ना। तो क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आपको ऊपर ले जाएगी मेरिट, आपको एक एक क्वेश्चन से हम नीचे आ जाएंगे। 60 प्रश्न जो है वो हर कोई करके आता है जो आपके सब्जेक्ट के हैं। 60 प्रश्न इस कृषि प्रेक्षक परीक्षा में वे विद्यार्थी भी परीक्षा देंगे जो पीएचडी कर चुके हैं एग्रीकल्चर से, जो एमएससी कर चुके हैं एग्रीकल्चर साइंस से, जो टीचर हैं वह भी सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं और देते हैं। बाजी वही मारता है जो 40 प्रश्न पर फोकस करता है। 15 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न जीके के, ये बहुत मुश्किल से होते हैं। उसमें से 15 प्रश्न 12वीं तक हमने हिंदी पढ़ी है तो हम याद भी कर चुके हैं और हमको तुरंत ही हो जाता है, लेकिन 25 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। तो 25 प्रश्न जो है वो आपकी मेरिट निर्धारित करेगी। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जो डबल की तैयारी करें उनको जीके में लगे हुए हैं, बस दिन रात जीके पढ़ते हैं, क्योंकि जीके बहुत कमजोर होता है। तो आप लोग थोड़ा सा जीके पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें, 1570 में नागौर दरबार के समय, लिखेगा
1570 में नागौर दरबार के समय दुर्ग की जिम्मेदारी अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपी। 1570 नागौर दरबार के समय दुर्ग की जिम्मेदारी अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपी। पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपी। दोनों भाई गए थे। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरन की जिम्मेदारी दी है। अपन ने बात करी है, शायद आपके सिलेबस का हिस्सा है राय सिंह, नहीं जसवंत सिंह है। हाँ, जसवंत सिंह प्रथम और दुर्गादास दो दे रखे। हाँ, पर फिर भी कहीं कहीं आपको एग्जाम में पूछे, ध्यान में रखना है ना। तो पृथ्वीराज राठौड़ को इस दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई। अब जिम्मेदारी दी तो यहाँ रहते हुए उसने कुछ न कुछ अच्छा काम किया। क्या काम कर लिया कि पृथ्वीराज राठौड़ ने दुर्ग में रहकर डेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की रचना के लिए तो लिखेगा नोट लिखेगा नोट। पृथ्वीराज राठौड़ ने दुर्ग में रहकर बेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन लिखना लगभग 1577 ईस्वी 1577 ईस्वी में, है ना। कहीं सन पूछ ले, वैसे सन के चारे कम लगना है, लेकिन फिर भी कहीं पूछे तो 1577 ईस्वी में है। सोनू नहीं है आज? हाँ बेटा, हाँ, सचिन भी है। तो 1577 में वेली किशन रुक्मिणी की रचना करी गई थी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। उत्तरी मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। डिंगल शैली का ग्रंथ है। कौन सी? डिंगल शैली का। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का उल्लेख इसमें है। और बात करें, श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ है। दूरसा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा और कन्नड़ जेमटो ने इसकी तुलना 10,000 घोड़ों के बल से की है। और एलपी टेसीटोर ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। और पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु आगरा में हुई है। कहां हुई थी? आगरा में। ये सब जानकारी हमने साहित्य में करी है, उसके अलावा आपको सीट और मिली है। ठीक है, अगला बात करते हैं, छठा पॉइंट। यह दुर्ग लगभग 23 हेक्टेयर में फैला है। एक पॉइंट और लिखेगा, यह दुर्ग लगभग 23 हेक्टेयर में फैला है। छोटा सा है, बहुत छोटा। बड़ा है तो हमारा बड़े भैया, और बड़े भैया है तो चित्तौड़गढ़ है। कौन है? चित्तौड़गढ़ है, जो कहा 305 हेक्टेयर में फैला, और यह तो मात्र इतना सा 23 हेक्टेयर में फैला हुआ दुर्ग है। ठीक है, कहां बनाए? काली सिंध और आहू नदी का संगम स्थल को हमने क्या कहा? सामेल कहा है। सामेल कहा है। दुर्ग के उपनाम डोरगढ़, दुलरगढ़ और गरगराटपुर के नाम से जाना गया। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिजल देव, परमार शासक बिजल देव ने इसको 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया है। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसके दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। दर्शनीय स्थल, हेडिंग डालेगा दर्शनीय स्थल क्या क्या है, दर्शन करने योग्य क्या क्या चीजें हैं। दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। सबसे पहला है जालिम कोट। एक परकोटा है, कोट के नाम से जाना, जालिम कोट, जिसका निर्माता है दीवान जालिम सिंह। दीवान जालिम सिंह, ये वही दीवान साहब है जो मैसूर से महमूद मसूरिया को लेकर आए हैं। वो कोटा डोरिया साड़ी बनवाई, वही व्यक्ति जालिम सिंह है ना। नाम से तो जालिम है, लेकिन काम बहुत अच्छे हैं इनके, है ना। दीवान साहब जालिम सिंह ने क्या बनाया? जालिम कोट बनाया है। तो जालिम कोट पहला दर्शनीय स्थल है। निर्माता है दीवान जालिम सिंह। दीवान जालिम सिंह पहला। सेकंड है मधुसूदन मंदिर। सेकंड दर्शनीय स्थल है मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर, और निर्माता है कोटा शासक दुर्जन साल। कोटा शासक दुर्जन साल है। दुर्जन साल, कोटा शासक दुर्जन साल। मधुसूदन मंदिर, मधुसूदन मंदिर निर्माता है कोटा शासक दुर्जन साल। ये भी नाम से तो दुर्जन है, लेकिन काम बहुत अच्छे हैं इनके भी, है ना। नाम से दुर्जन है, लेकिन काम से बहुत अच्छे हैं। नाम ऐसे हो गया दुर्जन साल। दीवान है जालिम सिंह, आदमी बहुत जालिम है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। तो जालिम कोट दीवान साहब जालिम सिंह जी ने बनाया है। मधुसूदन मंदिर का निर्माण कोटा शासक दुर्जन साल द्वारा बना है। तीसरा है बुलंद दरवाजा।
बुलंद दरवाजा, बुलंद भारत की तस्वीर, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया है। वैसे बुलंद दरवाजा कहां है? बुलंद दरवाजा कहां है? नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश कहां है बेटा? हाँ, बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी कहां है? आगरा, यूपी। यहां बुलंद दरवाजा इस दुर्ग में है और बनाने वाले है औरंगजेब। अब आते हैं संत मिटे शाह की दरगाह। संत मिटे शाह का इंतकाल इसी दुर्ग में हुआ और यहीं पर इनकी दरगाह बनी है। संत मिटे शाह की दरगाह, संत मिटे शाह की दरगाह। मिटे शाह का मूल नाम जो है वो है संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह और निर्माता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय निर्माता औरंगजेब। चित्तौड़ से बड़ा कोई दुर्ग नहीं है, चित्तौड़ ही सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़ का बुड्ढा, अगर चित्तौड़ से बुड्ढा और कोई है तो वो भटनेर किला आता है, जो बुड्ढा दुर्ग में। बड़ा नहीं कह सकते, चित्तौड़ से बड़ा कोई दुर्ग नहीं है। चित्तौड़ से बड़ा अगर कोई उम्र में है तो भटनेर किला हनुमानगढ़ है। साइज में कहें तो चित्तौड़ सबसे बड़ा है। दो बातें हैं, है ना। तो संत मिटे शाह की दरगाह है। संत मिटे शाह कौन है? तो संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह का निर्माण भी औरंगजेब ने कराया है, औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब। अब पांचवा एक स्थल है जिसका नाम है गीध कराई। गीध कराई, पांचवें स्थल का नाम क्या है? गीध कराई। गीध कराई क्या है? कि वह पहाड़ी स्थान जहां, गीध कराई लिखेगा, गीध कराई, वह पहाड़ी स्थान जहां राजनीतिक, वह पहाड़ी स्थान जहां राजनीतिक कैदी को मृत्यु दंड के लिए धक्का दिया जाता था। पहाड़ी से धक्का देते थे, मृत्यु दंड के लिए धक्का दिया जाता था। धक्का, धक्का दिया जाता था। वह पहाड़ी स्थान जहां राजनीतिक कैदी को मृत्यु दंड के लिए धक्का दिया जाता था। गीध कराई स्पेशल शब्द है, शब्दावली के नाम से एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। मृत्यु दंड पहाड़ी स्थल गीध कराई, कहां? घाघरों किला, झालावाड़। गीध कराई। फिर है ढेंकुली। ढेंकुली देखो, एक तो हमारा सिंचाई का एक साधन कहलाता है रहट, चड़स और ढेंचुली। वो ढेंचुली है, ये ढेंकुली है, दोनों में फर्क है। ढेंकुली क्या है? कि दुश्मनों पर फेंकने के लिए वर्षा, पत्थर वर्षा यंत्र। दुश्मनों पर फेंकने के लिए पत्थर वर्षा यंत्र, बाटा फेंकने का एक यंत्र है जिसको उस स्थल में क्या कहा जाता है? ढेंकुली कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर ढेंकुली, दुश्मनों पर फेंकने के लिए पत्थर वर्षा यंत्र, बाटे फेंकने का यंत्र है जिसको ढेंकुली कह रहे हैं। ढेंकुली, ढेंकुली। फिर अर्रादा, रा के ऊपर र है, अर्रादा, 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 र, राग से पहले र, तालुका में ऊपर में र होगा, अर्रादा, है ना। अर्रादा दुश्मनों पर फेंकने के लिए ज्वलनशील पदार्थ यंत्र, दुश्मनों फेंकने के लिए ज्वलनशील पदार्थ यंत्र। कोई गरम गरम कोई केमिकल है वो दुश्मनों फेंका जाता था, उस यंत्र को हम बोलते हैं अर्रादा। और ढेंकुली बाटा फेंकने का यंत्र कहलाया। फिर आया हमारा घाघरोनी तोता, जो मनुष्य की तरह रूबरू बोलता है, मिट्टू बेटी ऐसे करता है। वैसे हमारा तोता जो हरे रंग का होता है, तोता मिट्टू, वो केवल मिट्टू बेटी करता है, उसके अलावा बातें नहीं करता है। लेकिन घाघरोनी तोता हूबहू मनुष्य के साथ बातें करता है, पतली पतली आवाज में बोलता है। वो घाघरोनी तोता मनुष्य की तरह बोलने वाला तोता है। और उपनाम के तो हीरामन तोता।
अभी दिखाता था उसमें, आप तोते नहीं देख रहे थे आप। आपका मन भटकता रहता है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा क्या करना। आपकी दीदियां मना करे इसलिए नहीं देखेंगे, अपन ने एक बार देख लिया, दोबारा कोई दूसरी चीज देखेंगे। अभी तो बहुत सारे दुर्ग आने वाले और बहुत सारी चीजें, इसको अब क्या देखना। अंतिम एक और स्थल लिखना है, और वो स्थल है हमारा संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी है जहां पीपा जी की पद चिन्ह की पूजा होती है। संत पीपा की छतरी और पद चिन्ह की पूजा होती है। लिखिएगा संत पीपा छतरी, यहां संत पीपा के पद चिन्ह मतलब पद पादुका, पद पादुका की पूजा। पद पादुका मतलब उनके चप्पल, लकड़ी के चप्पल भगवान श्री राम पहनते थे, अंगूठे वाले, है ना, वो पद पादुका की पूजा यहां होती है। पद पादुका की पूजा, संत पीपा की छतरी जहां पीपा जी के पद पादुका की पूजा हो रही है। यह है हमारे इस दुर्ग के प्रमुख प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात हो रही। लिख लीजिएगा। फिर अपन इस दुर्ग की दो लड़ाइयां, दो साकों की बात करेंगे। चित्तौड़ में 3 साके हुए, जैसलमेर में 2.5 साके हुए, बाकी किलों में 2 या 1 साका हुआ है। ठीक है, बात करेंगे अब 2.5 साके क्यों, जिसमें जोहर नहीं हुआ है। वीर केसिया हो गए लेकिन वीरांगनाओं ने जोहर किया ही नहीं, तो वो हमारा 2.5 साका जैसलमेर में कहलाया। 1550 ईस्वी राव लूणकर्मण के समय की बात है। बात करते हैं इस दुर्ग के साके की। लिखिएगा पहला साका, दुर्ग के साके पहला साका 1423 ईस्वी, 1423 ईस्वी, पहला साका 1423 ईस्वी, 1423 ईस्वी। उस समय यहां के शासक थे अचल दास खींची, प्रताप सिंह जी के भाई। शासक कौन थे? अचल दास खींची। अचल दास खींची यहां के शासक रहे हैं। आक्रमण जो क्या है, वो मांडू का शासक था होसंग शाह। होसंग शाह जो था मांडू का शासक, उसके द्वारा इस दुर्ग पर आक्रमण किया गया था दुर्ग को जीतने के लिए, और जीता भी है। केसरिया हुए हैं अचलदास, वीर अचलदास और वीर हुए हैं। वो अचलदास कौन है? तो मेवाड़ के शासक मोकल के दामाद है। मेवाड़ के शासक मोकल के दामाद रहे हैं, लिख लीजिएगा, मोकल के दामाद रहे हैं। मोकल के दामाद है अचलदास खिंची, वो केसिया हुए हैं। वीरांगनाओं ने जौहर किया है, और वर्णन मिलता है अचलदास खिंचीरी वचनी का, जिसके रचयिता है शिवदास गाडण। ये था हमारा इस दुर्ग का पहला शाखा 1423 ईस्वी में। जी, जौहर वीरांगनाएं, वीरांगनाएं, किसी रानी का नाम नहीं है, वीरांगनाएं। बात करते हैं दुर्ग के दूसरे शाखे की। दुर्ग का दूसरा शाखा, पहले ये लिखेगा वर्णन जो किया है। देखो, अब प्रश्न पूछे चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, उसका वर्णन कहां मिलता है? तारीख है अड़ाई, किसने लिखा? हमीर खुसरो। दूसरा वर्णन, दूसरा शाखा वर्णन वीर विनोद में, किसने लिखी? श्यामदास ने। तीसरा शाखा अकबरनामा में, किसने लिखा? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। और यहां इस दुर्ग का पहला शाखा वर्णन किसमें है? अचलदास खिचरी वचनिका में। एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना, इस पर रखने की बहुत संभावना रहती है।
है ना, वर्णन की। फिर बात करते हैं दूसरे शाखे की, लिखिएगा दूसरा शाखा, दूसरा शाखा। दूसरा शाखा हुआ 1444 ईस्वी। दूसरा शाखा हुआ है 1444 ईस्वी, 1444। 1444 हमारे एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 1444 नाम का, है ना। 1444 एक तो कहलाता है शाखा, कहां हुआ है तो गागरोन दुर्ग में हुआ है 1444 नाम से, ईस्वी हो गई शाखा। और एक 1444 क्या है तो ये है हमारे स्तंभ। 1444 क्या है, स्तंभ। और ये स्तंभ कहां मिलते हैं तो ये मिलते हैं हमारे रणकपुर मंदिर में, रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर जैन मंदिर में कौन सा मंदिर है तो वो आदिनाथ जी का मंदिर है, ये है। तो ये दो एक आंकड़ों के बारे में ध्यान में रहे 1444 नाम से, है ना। तो दूसरा शाखा 1444 में है, उसमें शासक कौन था, पालनसी था। ये हमारा अचरदास खिलजी का बेटा है पालनसी शासक। फिर आक्रमण करता महमूद खिलजी प्रथम, आक्रमण करता है जो है वो महमूद खिलजी प्रथम है। महमूद खिलजी प्रथम। केसिया है पालनसी प्लस वीर और जौहर वीरांगनाएं। दुर्ग का नाम बदला है मोहम्मद खिलजी प्रथम ने मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता और नाम रख दिया खिरजाबाद, उसी प्रकार से मोहम्मद खिलजी ने घाघरा दुर्ग को जीता और नाम रख दिया मुस्तफाबाद। ऐसे आगे आने वाले समय में आपको दुर्गों के उपनाम और मिलेंगे। ऐसे प्रश्न 2022 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है, तो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स भर्ती में तो ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। अब इस साके का उल्लेख किसमें मिलता है तो एक पुस्तक है मुआसिरे मोहम्मद शाही, इस पुस्तक में इस साके का उल्लेख मिलता है। किसने लिखा ये कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन पुस्तक जरूर है मुआसिरे मोहम्मद शाही, पुस्तक में इस साके का, इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये लिखा रहा हूं, नोट करके लिखा रहा हूं, है ना। यादव मैडम, यादव नहीं राजात मैडम लिखा रहा हूं। आप हॉस्टल में रहते हो ना, मेरी मौसी वाले हॉस्टल में आप ही रहती हो। मेरे हाथ छोटे हैं लेकिन लंबे बहुत है ना। हाथ भले छोटे हैं लेकिन लंबे बहुत हैं। हाँ लिखा है साके का उल्लेख या युद्ध का उल्लेख किसमें है, मुआसिरे मोहम्मद शाही में है, मुआसिरे मोहम्मद शाही में। लिखने के बाद लिखो नोट, नोट करके लिखना है नोट। कुंभा ने युद्ध में सहायता के लिए, कुंभा ने युद्ध में सहायता के लिए, नोट करके लिखना है, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा। कुंभा ने युद्ध में सहायता के लिए, युद्ध में सहायता के लिए अपने सेनापति दहिया को सेंड किया, मतलब भेजा, अपने सेनापति दहिया को भेजा। दाहिया, अपने सेनापति सहायता के लिए दाहिया को भेजा, दाहिया को भेजा, जो वीर गति को प्राप्त हुआ, जो वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। दाहिया को भेजा जो वीर गति को प्राप्त हुआ। बाणजे के लिए भेजा था लेकिन नहीं रहा, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा इस दुर्ग के दो शाखे और दर्शनीय स्थल, विशेषता और दुर्ग का निर्माण, स्थान, उपनाम और श्रेणी की जानकारी हमने यहाँ करी है। घाघरा किला झालावाड़ की बात करी है। राजस्थान में
दो ऐसे दुर्ग हैं जिनके एक ही नाम है और वो दुर्ग कहलाते हैं तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। तारागढ़ नाम से दो दुर्ग हैं, एक तो कहलाता है बूंदी का तारागढ़ और एक कहलाता है अजमेर का तारागढ़। अब प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग अवस्थित है, उसमें ऑप्शन बूंदी भी आवे अजमेर भी आवे, तो आपका जो आंसर रहेगा वो बूंदी रहेगा। क्या रहेगा? बूंदी। अजमेर वाला जो तारागढ़ है वो तारागढ़ नहीं है, वो अजय मेरू दुर्ग है, गढ़ बिटलीगढ़ दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग है जिसको अजय राज ने बनाया। अब उसको तारागढ़ क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वीराज जो शिशोदित है उसकी रानी ताराबाई वहां रहती थी, एक महल बना दे, उसका नाम तारागढ़ हो गया। बाकी प्रॉपर जो हमारा तारागढ़ है वो हमारा बूंदी में मिलता है। कहां मिलता है? बूंदी में। यह एक ऐसा किला है, सुनना है, यह एक ऐसा किला है जिसके लिए एक ब्रिटिश विद्वान है रुडयार्ड किपलिंग, ब्रिटिश विद्वान है रुडयार्ड किपलिंग, उसने यूं कह दिया, इस दुर्ग को देखा और दुर्ग को देखने के बाद कहा कि शायद इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने किया है, भूत प्रेतों ने। अब क्यों कहा? कि जब रुडयार्ड किपलिंग तारागढ़ दुर्ग के सुख महल में बैठा हुआ था, रात का सीन था, रात के समय में वो सुख महल नाम का एक महल था, वहां बैठा हुआ था और कुछ उपन्यास लिख रहा था। तो रात को उसको घुंघरू की आवाज आई, और घुंघरू कौन सी? मंजुलिका की घुंघरू, मेरे ढोलना। मंजुलिका करती नहीं करती थी? भूल भुलैया मूवी में विद्या बालन, दुर्गाष्टमी को मारूंगी, वो मंजुलिका आई नहीं आई थी, मंजुलिका विद्या बालन में। वैसी मंजुलिका जब वो डांस किया करती थी, वैसी घुंघरू की आवाज उसको सुख महल में रुडयार्ड किपलिंग को आ गई। तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कर दिया? शायद इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। अब यही रुडयार्ड किपलिंग यहां से निकलकर जोधपुर गया और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की जब डिजाइन देखी, उसको देखकर कह दिया, अच्छा इसका निर्माण भूत प्रेतों ने नहीं किया, फरिश्तों ने किया, देवताओं ने किया, परियों ने किया। परी स्वर्ग लोक से नीचे सफेद ड्रेस पहन के आई होगी और अपनी छड़ी से ये क्या होगा और डिजाइन्स बन गए। अब इस आदमी ने हमारे हेडक कर दिए। यह प्रश्न 2015 महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है कि किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग तो भूत प्रेतों द्वारा है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी। अब इस दुर्ग के बारे में खासियत क्या है? जैसे भैंसरोड क्यों बना गया? पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए, बचना है हसीनों, समझना, पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए कौन सा दुर्ग बना? भैंसरोड का। उसी प्रकार से तारागढ़ दुर्ग तीन शासकों के, तीन रियासत के शासकों से बचने के लिए, कौन कौन से? गुजरात, मालवा और मेवाड़, GMM, गुजरात, मालवा और मेवाड़ के शासकों से हमले से बचने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करा गया। अब ये बहुत ऊंचा बना हुआ है और रात्रि में टिम टिम करता है, टिम टिम, तारे जैसे टिम टिम करते हैं वैसे इसका उजाला दिखता है, अतः इसका नाम हमने तारागढ़ रख दिया है। तारागढ़ इस कारण से रखा गया। किसने बनाया? हाड़ा शासक बर सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। गिरी से लिखा है क्योंकि यह पहाड़ी पर है। तीन शासकों के हमलों से बचने के लिए गुजरात, मालवा और मेवाड़। अब इसमें से मेवाड़ की बात करेंगे। मेवाड़ के शासक थे क्षेत्र सिंह, इस दुर्ग को जीतने के लिए पहुंचे और युद्ध हुआ। उस युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह के सुपुत्र थे राणा लाखा, नाम सुना होगा आपने। राणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा, पिताजी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सौगंध ले ली कि आज से मैं सौगंध लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस दुर्ग को जीत ना जाऊं तब तक चैन नहीं मेरे को। इस मेवाड़ के शासक राणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतने का अथक प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। अंततः एक नकली मिट्टी का किला बनाया, फिर युद्ध हुआ और फिर इस दुर्ग प्रतिज्ञा को पूरा किया है। वे ऐसा किला हमारा तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इस दुर्ग को किन उपनाम से जानते हैं? तो तिलस्मी किला कहते हैं। उसके अलावा महलों का परिसर
परिसर कहते हैं। महलों का परिसर क्यों कहते हैं? कि यहाँ जितने भी शासक हुए हैं, हर शासक ने अपने लिए एक अलग अलग महल बनाए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी महल बने। अतः इस दुर्ग को महलों का परिसर नाम से जाना गया है। ठीक है, महलों का परिसर नाम से जाना गया है। समझा देता हूं। फिर यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है, देखिएगा। जैसे एक तो है रतन दौलत दरी खाना, वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आपको बहुत सारे राज तिलक स्थल मिलेंगे। राज तिलक स्थल, पहला राज तिलक स्थल रतन दौलत दरी खाना। प्रश्न पूछेगा कि बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल क्या कहलाता था, तो वो हमारा क्या कहला रहा है? रतन दौलत दरी खाना। जैसे प्रेम रतन धन पायो में भी राज तिलक हुआ था। प्रेम रतन धन पायो में, उसमें भी राज तिलक, जब वो राजा नीचे बैठते हैं, जो उनकी बहनें थी, सौतीली बहन, वो ऊपर बैठी रहती है और उन बहनों को कुछ नहीं दिया जाता तो मुंह मचकाए बैठी रहती है, करके बैठी रहती है। लेकिन उसकी भाभी आती है, वो कहते हैं ये महल इस वन को दिया जाता है, ये महल इस वन को दिया, ये गार्डन इस वन को दिए जाते हैं, इतना शेयर दिया जाता है। बहनें राजी होती है। और जो भाभी थी, कौन? सोमरंग कपूर, दोनों बहनों के हाथ पकड़कर नीचे दपक दपक करके ले आती है और प्रेम रतन धन पायो रे पायो रे पायो मारो, प्रेम रतन धन पायो गाना आपने देखा होगा। वो था हमारा राज तिलक स्थल, जो एक महल देखा होगा, प्रेम रतन धन पायो। उसी प्रकार से बूंदी का राज तिलक स्थल क्या कहलाया? रतन दौलत दरी खाना कहलाता। इसी प्रकार जैसे आप मारवाड़ पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? मारवाड़। मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां पर भी एक श्रृंगार चौकी महल है। कौन सा है? श्रृंगार चौकी। उसको मारवाड़ के राठौरों का राज तिलक स्थल कहलाता है। जैसे ही आप आमेर किला जाएंगे जयपुर, वहां आपको कदमी महल मिलेगा। कदमी महल जो है वो ढूंढार के कछुआओं का राज तिलक स्थल कहलाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछ ले। 4 राज तिलक स्थल, 4 महल और 4 रियासत या वंश। आओ संगत करे, आओ अनसंगत करे, सुमिलित करे, लेकिन कुछ तो करे, कुछ तो करे। ऐसा प्रश्न पूछा जाता। ठीक है, तो बूंदी के शासकों का राज तिलक स्थल कौन सा था? रतन दौलत दरी खाना कहलाया। फिर उसके बाद गर्भ गुंजन तोप है, टॉप नहीं है, गर्भ गुंजन तोप है। यह एक ऐसी तोप थी, गर्भ को गूंजा दे। जब भी इस तोप को चलाते थे, तोपें चालू हो गई अब आपके, अब आपके आने वाले लास्ट एक दुर्ग पड़ेंगे, तब तक आपको तोपे तोपे मिलेगी। वैसे हर घर में एक तोप होती है, हर घर में एक तोप होती है। मेरे भी घर में एक तोप है। मैं तो छोटा सा तमंचा हूं, तोप नहीं हुआ, इतनी सी पिस्तौल, छोटी सी ऐसी सी चली तो चली, नहीं भी चली, है ना। ऐसे तोपे होती है घर में। तो यहाँ तोप कौन सी है? गर्भ गुंजन तोप है। वाह बेटू, ए बेटू सुनो, गर्भ गुंजन तोपे। इस तोपे पलीता लगाने के बाद जो तोपची होता था वो पानी में कूदता था। अगर पानी में नहीं कूदा और ये तोप चल गई, इसकी भयंकर आवाज इसके कान फट सकते थे। अतः तोपची पतीला लगाने के बाद क्या करता? पानी में धम करके कूद जाता था। वो तोप कौन सी कहलाई? गर्भ को गूंजा दे, गर्भ गुंजन बम, ये तोप कले। फिर यहाँ एक रंग महल और एक चित्रशाला। बहुत कंफ्यूजन हमारे इन दोनों के बीच में रहता है। रंग महल का निर्माण किसने करा? रंग महल का निर्माण राव शत्रुसाल ने। किसने? राव शत्रुसाल या छत्रसाल ने कराया। लेकिन चित्रशाला, भित्ति चित्रण किसने कराया? तो महाराव उमेश सिंह जी। ये बात हमने चित्रशैली में पढ़ी है, ये बात चित्रशैली में पढ़ी। याद रखना, रट्टा यहाँ लियाना एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। तो रंग चित्रशैली, चित्रशाला है, वो किसने स्थापित की? महाराव उमेश सिंह ने। लेकिन रंग महल किसने बनाया? जहां पर भी चित्र बने हैं वो हमारे महाराव शत्रुसाल या छत्रसाल द्वारा बना है। इसके अलावा यहाँ पर सुख महल है, जहीं पर रुडिया किपलिंग बैठकर उसने उपन्यास लिखा है। उमेद महल है, अनिरुद्ध महल है, दुद्धा महल है और जीव रखा महल। इतने प्रकार के महल यहाँ बने हुए। अब यहाँ की एक घटना है, उस घटना को समझा रहा हूं, फिर कल लिखेंगे। मेवाड़ क्षेत्र सिंह द्वारा दुर्ग को जीतने का प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए। अतः शेष सिंह के पुत्र राणा लाखा द्वारा दुर्ग की प्रतिज्ञा ली गई, किंतु जीत नहीं सके। अंततः एक मिट्टी का किला बनाकर दुर्ग को विध्वंस किया और उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। वह किला हमारा तारागढ़ दुर्ग बूंदी कहलाए। ये सारी जानकारी कल वाली क्लास में लिखेंगे। तब तक ले राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फिर आप लोग पढ़ना है आपको।
बहुत पढ़ने की जरूरत है। समय रोज निकल रहा है, एक एक दिन टक 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 निकल रहे हैं, महीने बज रहे हैं आपके पास 8, 9वां महीना तो लग गया है। उल्टा चले आप, हाँ उल्टा चले तो समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। 4 बार रिवीजन होगा तब भी कम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहे। धन्यवाद।